हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। बच्चों 7.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7.1 एक्सरसाइज का वीडियो का लिंक है, जाकर के वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में आइए बात करते हैं 7.2 की। तो शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। बच्चों 7.2 में ना हम जैसे हमने 7.1 में पढ़ लिया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम वहीं से आगे एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हमने सीख लिया था 7.1 में। तो आज हम देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभाजित किस तरीके से कर सकते हैं, अर्थात क्या दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है हम उसको अगर डिवाइड करना चाहें तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बेसिकली आप ध्यान देना कि दूरी का विभाजन 3 प्रकार से करा जाता है, ठीक है, या कह लीजिए आपके सिलेबस में दूरी का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से दिया हुआ है। पहला विभाजन है बच्चों अंतः विभाजन। अब देखो इसको नाम से देखना बच्चों, अंतः। अंतः का मतलब होता है जब अंदर का हिस्सा विभाजित हो, अर्थात मान के चलिए ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट बी, जिसमें ए बिंदु का निर्देशांक है x1, y1, बी बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। ध्यान से सुनना, ए के निर्देशांक x1, y1 है, बी के निर्देशांक x2, y2 है। तब कोई अन्य तीसरा बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची जा रही है, या कह लो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डिवाइड कर दे, और वो जो जिस अनुपात में डिवाइड करे वो m अनुपात n हो, तो ये तीसरा बिंदु जो होगा इसके निर्देशांक x, y, इनका मान का एक सूत्र होता है बच्चों, जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसी तरीके से y के होते हैं m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एक बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अलग अलग अनुपात में विभाजित करेगा, यहाँ पे m अनुपात n में विभाजित करेगा, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है बच्चों वो होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये इसका x वाले हैं तो x का निर्देशांक, और y x पर जो इसका निर्देशांक होता है वो होता है m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। अंतः का मतलब है दो के बीच में, अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसी के जैसा एक होता है बच्चों बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब मान के चलिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों को बाहर से किसी अन्य पॉइंट ने विभाजित कर दिया, अर्थात बिंदु A से बिंदु P का जो विभाजन है वो हुआ M में, यानी A से P के बीच की दूरी M है और B से P के बीच की दूरी N है। अर्थात किसी बाहर के बिंदु ने या इस बिंदु ने बाहर होते हुए, इन दोनों के बीच में ना होते हुए बाहर होते हुए इन दोनों बिंदुओं को विभाजित किया m अनुपात n में, तब उस बिंदु यानी बाहरी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, y, उसका मान होगा यहाँ पे बाह्य में माइनस आ जाएगा mx2 प्लस माइनस nx1 बटे m माइनस n, ऐसे ही m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n, ठीक है। उसके बाद तीसरा विभाजन होता है, इससे भी कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, दो बिंदुओं के बीच में स्थित मध्य बिंदु का निर्देशांक। अर्थात यहां ध्यान से देखना, दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1 है, एक बिंदु B जिसके निर्देशांक x2, y2 है। इन दोनों का मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, बिंदु P। अर्थात हम कह सकते हैं कि A से P का जो रेशियो है वही P से B का रेशियो होगा, तो हमने मान लिया 1:1 इनका रेशियो है। तब इस मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं बच्चों x1 प्लस x2 बटे 2, और y के निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो घूम फिर करके 7.1 में आपने जैसे याद किया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.2 एक्सरसाइज के लिए आपको याद करने होंगे ये 3 सूत्र। याद करने का तरीका बहुत आसान है, देखो अंतः विभाजन में mx2 प्लस nx1 आ रहा है, ठीक है, पहले m फिर n आ रहा है, फिर x2 x1, ऐसे ही y2 y1, नीचे m प्लस n। और बाह्य विभाजन की बात करेगा बच्चों तो प्लस का में कन्वर्ट हो रहा है माइनस में, और मिड पॉइंट की बात करेगा तो m और n का मान 1 रख करके देख लेना, ये इसी से आया हुआ है, ठीक है। m का मान 1 रखोगे तो x2, अंतः विभाजन की बात चल रही है क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो अंदर है, अगर बाहर होता तो माइनस ले लेते, लेकिन वो अंदर पॉइंट है तो यहाँ वाला ये जो फॉर्मूला है ना mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, इसमें अनुपात 1:1, m और n का मान 1 रखो तो यही मिलेगा x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2, या इसको ऐसा करके लिख दो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 7.2 यानी 7.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इन्हीं 3 क्वेश्चनों पर, इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए भाई 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, एक है
1,7 और दूसरा बिंदु है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो बिंदु दे रखे हैं -1,7 और दूसरा दे रखा है 4,-3। ठीक है जी, तो हम कर रहे हैं इस समय पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु लिख लेते हैं एक बार। क्या क्या दे रखे हैं बिंदु के निर्देशांक? -1,7 और 4,-3, -1,7 और दूसरा दे रखा है 4,-3। अच्छा जी, और कह रहा है कि अनुपात में किस में विभाजित कर रहा है? 2:3। ठीक है, अनुपात दे रखा है, यानी m/n का मान आपको दे रखा है 2:3। m/n हो गया 2:3। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यह कहूँगा कि मान के चलो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, कोई अन्य बिंदु है तो मान लेते हैं, माना अन्य बिंदु के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक होने वाला है, तो आप लिखना सीख लीजिएगा। तो माना अन्य बिंदु के निर्देशांक इस तरीके से हम लिखेंगे, माना अन्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो है x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y। हमें निर्देशांक तो ज्ञात करना है, तो हम x, y मान रहे हैं, तो यहाँ भी x, y मानेंगे। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट नंबर A होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर हमारा B है, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे कहीं मान लो वो बिंदु P है। ठीक है, जिसके निर्देशांक x, y है, बिंदु P है। सेम एज इट इज ये वाला डायग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। A1 के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7, तो मैं कह दूंगा कि x1 यहाँ पे A1 के निर्देशांक क्या होता है बच्चों? x1 y1, तो मैं कह दूंगा x1 का मान -7 है और y1 का मान 7 है, और इसी तरीके से मैं कह दूंगा x2 का मान 4 है और y2 का मान -3 है, और मैं कह दूंगा m/n का मान कितना दे रखा है? ऑलरेडी क्वेश्चन है 2:3 दे रखा है। अच्छा जी, तो हमें पूछा गया है इसके निर्देशांक, तो लिखा दो। चूंकि अंतः विभाजन, चूंकि अंतः विभाजन से हमें पता है कि बिंदु P के निर्देशांक होते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, और जिसमें से कैपिटल X का मान क्या होता है भाई? mx2 + nx1 अपॉन m+n, कॉमा लगाओ। y का मान क्या होता है? my2 + ny1 अपॉन m+n। अच्छा जी, मान रखो कैपिटल X बराबर m का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू x2 कितना है? 4 प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा x1 का मान कितना है? -1 बटे m+n। m कितना है? 2, n कितना है? 3, 2 + 3, कॉमा इधर y का करते चलते हैं हाथों हाथ। m का मान हो गया 2 इंटू y2 का मान है -3 प्लस n का मान 3 इंटू y1 का मान है 7 बटे m+n अर्थात 2 + 3। ठीक है जी, सॉल्व करो। x बराबर 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 करना 3 -3 बटे 3 और 2 5, कॉमा लगाओ। y का मान कितना जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 7 दूनी 14 7 21 अपॉन 5। सॉल्व करें, x का मान आया 8 में से 3 के बच्चों 5, 5 बटे 5, कॉमा x यहाँ से y का मान निकालो। देखो 21 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 15, तो 15 बटे 5, चूंकि बड़ी संख्या है 5 तिया 15, 5 का नाम 5, अर्थात कैपिटल X का मान आया 1 और y का मान कितना है? 5। तो अतः बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? अतः बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे भाई वो क्या आ जाएंगे? x, y थे, अर्थात 1,5 उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहा है, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु है -4, -1, दूसरा है -2, -3 को मिलाने वाली एक रेखा है जिसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अर्थात ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि मान के चलो ये हमारे दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलिए ये आपका बिंदु B है और ये आपका बिंदु A है, तो ये एक रेखा बन गई AB, है ना। और इस AB रेखा को समत्रिभाजित अर्थात 3 भागों में बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई इसको एक तो पॉइंट C आ गया और दूसरा ये आ गया पॉइंट D। तो देखो 3 भाग हो गए, एक हो गया AC, एक हो गया CD और एक हो गया BD, है ना। ध्यान से देखना। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु C और बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान के चलते हैं डी और सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिंदु सी की बात आपसे करता हूँ, बिंदु सी के लिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बिंदु सी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं बिंदु सी के लिए, अगर अनुपात की बात करें, सबसे पहले तो ये देखो बच्चों कि ये अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी ये दो पॉइंट है, इसको अंदर से डिवाइड करा जा रहा है, अंदर से विभाजित करा जा रहा है, तो ये अंतः विभाजन है, यानी अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। सूत्र मैंने आपकी
थोड़े से आपको इजी पड़े इसलिए मैंने ऊपर लिख दिए हैं सूत्र तीनों, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु का। इन्हीं तीनों पर हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी। अच्छा देखो, अनुपात जो है अंदर का निकालना है, ध्यान से सुनना, ये समत्रिभाजित हो रही है, अर्थात जितना ये वाला हिस्सा है उतना ही ये वाला हिस्सा है और उतना ही ये वाला हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे बिंदु सी की बात करूं, चूंकि डी के निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, तो हम अगर बात करें कि इनका रेशियो कितना है, तो देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, कितने हिस्से हैं टोटल? 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में से सी के बाईं तरफ कितने हिस्से पड़ रहे हैं बच्चों? एक हिस्से पड़ रहे हैं, अर्थात m अनुपात n की बात अगर हम करें तो सी के बाईं तरफ कितने हिस्से पड़ रहे हैं? एक हिस्से पड़ रहे हैं। आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सी इधर है, इसके बाईं तरफ यानी कि इधर की तरफ भैया कितना हिस्सा पड़ रहा है? एक हिस्सा पड़ रहा है एसी का। और अगर मैं बात करूं सी से दाहिनी तरफ कितने हिस्से पड़ रहे हैं, तो एक हिस्सा सी डी और दूसरा हिस्सा बी डी, अर्थात दाहिनी तरफ कितने हिस्से पड़े? तो दाहिनी तरफ हिस्से पड़े भाई 1:2। तो अर्थात हम कह देंगे बिंदु सी के लिए अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। अच्छा इसी का उल्टा अगर मैं आपसे बात करूं बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए m अनुपात n का मान कितना हो जाएगा? तो बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी के दाहिनी तरफ कितने हैं? दाहिनी तरफ एक हिस्सा, अर्थात बिंदु डी के लिए दाहिनी तरफ का जो अनुपात है वो 1 है। और बाईं तरफ कितने हिस्से हैं? बाईं तरफ 1 और 1 2 हिस्से हैं, तो बाईं तरफ का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। यही इस क्वेश्चन में समझने लायक था। एक बार फिर से समझ लो, दो बिंदु थे ए बी, इनको मिलाकर के एक रेखा खींच दी, दो बिंदुओं ने क्या कर दिया? इनको विभाजित कर दिया और ऐसे विभाजित किया कि जो ये दूरियां हैं ये बराबर हैं, तीनों दूरियां। तो हमने देखा बिंदु सी की अगर मैं बात करूं अनुपात निकालने के लिए, तो जिसके इसके बाईं तरफ एक हिस्सा है और दाईं तरफ 2 हिस्से हैं, तो अनुपात हो गया 1:2। डी की बात करें तो डी के बाईं तरफ 2 हिस्से हैं और दाईं तरफ एक हिस्सा है, तो अनुपात हो गया 2:1। तो इस तरीके से मुझे सी और डी बिंदु के लिए अनुपात मिल गया। अब अगर अनुपात मिल चुका है तो बिंदु सी के निर्देशांक और बिंदु डी के निर्देशांक आप निकाल ही सकते हैं। तो बिंदु सी के निर्देशांक, तो बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? चूंकि अंतः विभाजन हो रहा है, ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है भाई? अंतः विभाजन का सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n और कोमा m/2 + n/1 बटे m + n। ठीक है, तो अंतः विभाजन से निर्देशांक कैसे निकल जाएंगे? तो निर्देशांक निकल जाएंगे mx2। अच्छा सी के लिए ध्यान देना, सी के लिए क्या है? mn, ये है mn, ठीक है, 1:2, कंफ्यूज मत करना। सी के लिए 1:2 है और डी के लिए 2:1 है। अच्छा अंतः विभाजन सी के लिए लगाते हैं, तो अगर हम सी की बात करें तो अनुपात है इसका 1:2। डी की बात करें तो अनुपात है 2:1। अच्छा बहुत बढ़िया। ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो बिंदु ए के निर्देशांक सी वाले के लिए x1/1, बी के निर्देशांक x2/2। मतलब अंतः विभाजन से मुझे एक बात तो क्लियरली दिखाई दे रही है, पहले मैं मान लिख लेता हूँ कि x1 का मान 4 होगा, y1 का -1 होगा, x2 का मान -2 होगा, y2 का मान -3 होगा, m का मान 1 होगा, n का मान 2 होगा। तो निर्देशांक निकल के आ जाएंगे भाई mx2, m यानी 1 × x2 - 2 प्लस n/2, mx2 प्लस nx1, ठीक है, nx1, n हो गया 2 × x1 कितना है? 4 बटे m + n, m है 1 और n है 2, कॉमा y के निर्देशांक हो जाएंगे m/2, अर्थात 1 × -3 और प्लस n/1 अर्थात 2 × -1 और बटे m + n अर्थात 1 + 2। तो निर्देशांक निकल के आ जाएंगे भाई, निर्देशांक निकल के आ जाएंगे 2 × 2 - 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3, कॉमा इसको लगाओ 3 × 3 -3 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 बटे 2 और 1 3। तो निर्देशांक निकल के आ गए हमारे बिंदु सी के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे 8 प्लस का है 2 माइनस का है, कितना बचेगा बच्चों? 6, तो 6/3, कॉमा इधर से बात करो तो 3 और 2 5, दोनों जुड़ जाएंगे तो -5/3, यानी फाइनली सी के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 2, -5/3। ये सी के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। ऐसे ही देख लेते हैं बिंदु डी के लिए, तो बिंदु डी के निर्देशांक देख लेते हैं भाई। बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक देखिए, बिंदु डी के निर्देशांक के लिए हम क्या लिख लेते हैं? अंतः विभाजन ही हो रहा है बिंदु डी में भी, तो बिंदु डी के लिए मान लिख लेते हैं x1 का मान 4 होगा, ठीक है, y1 का मान -1 होगा, x2 का मान -2, y2 का मान -3 और इसके लिए m का मान कितना होगा? 2 और n का मान कितना होगा? 1। ठीक है, लगाओ mx2 माने 2 × -2 प्लस nx1, n यानी कि 1 × x1 4 बटे m + n 2 + 1, m/2 अर्थात 2 × -3 प्लस n/1 2 × 1 × -1 बटे 2 + 1। तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे आपके पास
2 दूनी 4 प्लस 4/3 कॉमा लगाओ, 3 दूनी 6 माइनस 1/3, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया होगा, है ना, तो 0 हो गया। फाइनली डी के निर्देशांक आ गए 0, -3, तो ये डी के निर्देशांक आ गए। और आपसे यही पूछा गया था कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक आ गया 2, -5/3, एक आ गया 0, -7/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी थ्योरेटिकल है। कह रहा है कि एक स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई है और उसमें क्या हुआ, एक आयताकार मैदान था ABCD और उस पर चूने से कुछ 1-1 मीटर की दूरी पर हमने पंक्ति बना दी। जो AD पर हमने पंक्ति लिखी है जिसमें हमने 100 गमले रख दिए। अच्छा ध्यान से देखना, चित्र में ना AD के बीच में 100 गमले रखे हुए हैं और बच्चे प्रत्येक गमले की जो दूरी है वो 1 मीटर बताई गई है। ठीक है, तो 1-1 मीटर यानी कि AD पूरे की AD की लंबाई कितनी है बच्चों, 100 मीटर हो गई। अच्छा आगे कह रहा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ध्यान से सुनना, निहारिका कितना जा रही है, दूसरी पंक्ति में जा रही है और AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी जा रही है। आगे लिखते हैं वहां पर वो एक हरा झंडा लगा देती है और प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है। ठीक है जी। अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, तो बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या। अच्छा देखो बच्चों, एक काम कर लेते हैं, निहारिका की दूरी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा निहारिका के लिए लिख लेते हैं, निहारिका के लिए लिख लेते हैं पहले। तो निहारिका के झंडे की स्थिति, निहारिका के झंडे की स्थिति निकाल लेते हैं। निहारिका के झंडे की स्थिति बच्चों ध्यान से इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ। बच्चों ध्यान से देख करके बताओ, चित्र आपके स्क्रीन पर है। चित्र में ये निहारिका झंडा कहाँ लगा रही है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ रही है। तो पंक्ति x अक्ष पे स्थिति कितनी है 2, y अक्ष पे कितनी है AD का 1/4 भाग, यही तो है। तो 2, AD का 1/4 आ गया। AD कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 100 मीटर। ठीक है, चूंकि AD यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं भी यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि AD जो है हमारा वो 100 मीटर है। तो A बिंदु की जो स्थिति है बच्चों वो एक्चुअली में कितने जाएगी, 2, 100 का 1/4 अर्थात 25, यानी कि मैं कह दूंगा कि A की स्थिति आ गई भाई 2, 25, यानी कि निहारिका के जो झंडा है उस झंडे की स्थिति क्या है 2, 25 है। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर दौड़ती है। ठीक है, प्रीति की स्थिति, प्रीति के झंडे की स्थिति, प्रीति के झंडे की स्थिति, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। क्या कह रहा है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग पर दौड़ती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, AD 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग पर दौड़ रही है। बहुत बढ़िया। AD अभी मैंने पता चली है कि 100 है भाई, तो इसका हो जाएगा AD की जगह 100 गुणा 1/5, 5 से 100 गया 20 बार, हैंस हमें क्या मिल गया, B की स्थिति क्या है बच्चों 8, 20 है। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। हरे झंडे वाले की स्थिति क्या है 2, 25 है और दूसरा कह रहा है कि लाल झंडे की स्थिति जो है वो हो गई 8, 20 आ गई। तो कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि मान के चलिए दोनों के बीच की दूरी, तो निकाल लेते हैं दोनों के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी के लिए बच्चों यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है, तो x1 का मान होगा पॉइंट A वाले के निर्देशांक जो कि है 2 और y1 का मान होगा 25, ऐसे ही x2 का मान होगा 8 और y2 का मान कितना होगा बच्चों 20 होगा। तो बीच की दूरी का सूत्र आ गया √ सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 8 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 अर्थात 20 - 25 का होल स्क्वायर। और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर और इसमें से गया तो -5 का स्क्वायर। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसको कितना आ जाएगा 6 5 6 5 6 5 11 का 1 हासिल लगेगा 1 3 2 5 और 1 6 √61 मात्रक। ये हमारे बीच की दूरी आ गई √61 मात्रक। अच्छा अब आगे क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि वो
तो कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंडों के बीचों बीच ठीक आधी दूरी पर लगाना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि को ही यहाँ पे इनके बीचों बीच में किसी सी बिंदु पर झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो बताओ उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लेते हैं उसके निर्देशांक x, y है। लिख लेते हैं माना रश्मि द्वारा लगे झंडे की स्थिति, रश्मि द्वारा लगे झंडे की स्थिति बराबर है बच्चों x, y। अच्छा x, y। अब चूंकि वह मध्य में है, चूंकि वह झंडा AB के मध्य में है, AB के मध्य में है। और हमने पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों, x1 x2 बटे 2 y1 y2 बटे 2। इसीलिए x, y के जो निर्देशांक है वो हमें क्या मिल जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2। डायरेक्टली लिख दूं क्या, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 y2। डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 प्लस 8 बटे 2 20 प्लस 25 बटे 2। सॉल्व कर लो इसको, 8 तो 10 बटे 2 ये आ गया आपका 45 बटे 2। यानी हम फाइनली कह देंगे कि x, y जो हमने माना है उसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 5, 45 बटे 2। अर्थात जो रश्मि का झंडा है वो कहाँ लगेगा, 5, 45 बटे 2 की स्थिति में, अर्थात पांचवी पंक्ति में 45 बटे 2 AD के अकॉर्डिंग रश्मि का झंडा लग जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं -3, 10 और दूसरा दे रखा है 6, -8 को ना एक अन्य बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया जो हमें वो बिंदु दे रखा है वो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। अच्छा तो हमने पहले ना एक डायग्राम टाइप का बना लिया कि a के निर्देशांक लिख लिया -3, 10, b के लिख लिया 6, -8 और जो नया बिंदु है जो इनको विभाजित कर रहा है उसके लिख लिया -1, 6 और हमने मान लिया कि जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। अच्छा तो हमने पढ़ा है कि अंतः विभाजन से, हमने एक लाइन पढ़ी है, अंतः विभाजन से इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, तो अंतः विभाजन से हमने एक बात पढ़ी है कि x का जो मान है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के बराबर, वहीं y का जो मान है वो होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n के बराबर। बच्चों यही तो पढ़ी है ना हमने अंतः विभाजन से, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें अनुपात निकालना है तो अनुपात की जगह m और n रखेंगे, x1 y1 x2 y2 x और y ये हमारे ऑलरेडी हो ही रखे हैं। ठीक है, x का मान कितना है बच्चों, -1 बराबर, देखो बिंदु बीच वाले बिंदु के निर्देशांक ही तो होता है ना x, y, तो x का मान हो गया -1। ऐसे ही y का मान क्या हो गया 6। ठीक है, m और n निकालना है तो m की जगह m और ये x1 y1 तो ये हो गया x2 y2। x2 की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस n x1 की जगह कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, ऐसे इधर से m इंटू y2 की जगह क्या आ जाएगा भाई, y2 की जगह आ जाएगा -8 और प्लस n y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 की जगह आ जाएगा 10 और अपॉन m प्लस n। अच्छा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये जो इधर m प्लस n है भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या दूँ -m प्लस n बराबर आ गया 6m माइनस 3n आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं -m माइनस n, इसको भी इधर ही ले आते हैं, माइनस के 6m और प्लस के 3n बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये है 6m माइनस के और ये है माइनस का m तो हो गया माइनस के 7n 3m और ये है तो हो जाएगा प्लस 2n बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 हमें एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे इधर से सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू m प्लस n बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस के 8m और प्लस 10n। ठीक है, अब इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 6m प्लस 6n, इन दोनों को इधर ले आते हैं तो प्लस 8m माइनस 10n बराबर 0। यहाँ से भी एक समीकरण मिल जाएगी, 8 और 6 14m और यहाँ से देखो 6n हमारे प्लस के हैं और 10n माइनस के हैं तो बचेगा बच्चों माइनस के 4n बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, कुछ और कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को और अच्छे से लिख सकते हैं हम। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 7m माइनस के 2n बराबर 0, अर्थात हमें यहाँ से मिलेगी 7n माइनस 2n बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखिए अच्छे से जरा। अच्छा देखो यहाँ और यहाँ से दोनों से हमें एक ही चीज़ मिल रही है, वो क्या मिल रही है,
मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक ही जगह से भी कर सकते हो। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7n, या एक काम करो माइनस कॉमन ही मत लो, यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 2n बराबर 7m, इस n को उधर ले जाते हैं तो 2/7 बराबर आएगा m/n, अर्थात m/n का रेशियो आ गया 2:7। ठीक है, इधर से सॉल्व करने पर ही आ गया। और उधर से देख लेते हैं 7m बराबर 2n, यहाँ से लिख लेते हैं m/n बराबर ये हो जाएगा 2/7, तो यहाँ से भी 2/7 आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आपको अनुपात निकालना हो, ध्यान से सुनना भाई वाली बात, जब आपको अनुपात निकालना हो और निर्देशांक दे रखे हो तो चाहे तो आप x एक्स से ही सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप y से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका मन करे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप x से करना चाहें तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप y से करना चाहें तो भी वही आंसर आएगा, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन आया था तो हमने करके बता दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत डाउट है आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहा है कि सेम कंडीशन है, बस उसने एक बात बोली है कि इस बार जो ये बिंदु है वो x अक्ष पर है, और हमें पता है कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं वो जो बिंदु है वो होगा x, 0। अच्छा, तो मान लेते हैं इसका भी विभाजन m अनुपात n में ही हुआ है। ये x1/1 x2/2 ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, इस बार x का मान आपको दे नहीं रखा, अर्थात x का जो मल्टीपल है उसका मान आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका मान पता है, y का, जो कि क्या है 0 है। तो हम यहाँ पे y वाला लगाएंगे। सिंस हमें पता है y का मान होता है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही तो होता है। y का मान 0 दे रखा है, m इंटू y2 कितना है, y2 5 है, प्लस n इंटू y1 कितना है, y1 -5 है, बटे m प्लस n इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और 0 की गुणा में आते ही 0, यहाँ से मिला 5m माइनस 5n, अर्थात मुझे मिल गया 5m बराबर 5n, यानी मैं कह दूंगा m/n का मान आ गया 1/1, 1:1, अर्थात जो अनुपात मुझे मिला वो क्या मिल गया, 1:1। यानी हम कह सकते हैं अतः अनुपात जो है, अनुपात वो क्या है, 1:1 है। अतः अनुपात जो है वो 1:1 है। तो उसने कहा था कि इस बिंदु के निर्देशांक भी बताइए, तो हमें y का तो पता ही है 0, इसीलिए x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, mx2 कितना है -4, m है 1 तो 1 इंटू माइनस के 4 प्लस n अभी आया है 1, x1 कितना है 1 बटे m1 n1, x का मान निकालना है। x बराबर आएगा -4 प्लस 1/2, -4 प्लस 1/2 मतलब -3/2। तो निर्देशांक आ जाएंगे, अतः निर्देशांक आ गए, बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे -3/2, 0। यही आपसे पूछा गया था। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गए। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, 1,2, 4, y, x, 6 और साथ में 3,5, और कह रहा है कि ये इसी क्रम में ना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने ना लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि समांतर जो चतुर्भुज होता है ना उसके जो विकर्ण होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ के आए हैं ये वाली बात। तो हमें एक बात पता है कि अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख लेते हैं, सिंस ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तब इसके विकर्ण जो हैं, इसीलिए जो इसके विकर्ण हैं हमारे AC और BD ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण AC और BD समद्विभाजित करेंगे। और अगर ऐसा है तो बच्चों हमने पढ़ा था कि समद्विभाजित का मतलब होता है कि मिड पॉइंट जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहे हैं ना, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 2 ट्राइंगल्स वाला, याद हो तो आपको, जिसमें 2 त्रिभुज जो हैं अब उनको समरूप करने थे, तो उसमें हमने किया था, है ना, लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारे 6ठे चैप्टर की, उसमें हमने ये किया था 6.3 में। तो देखो बच्चों याद है अगर आपको, तो हमने किया था कि समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों मिड पॉइंट के जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए और जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए। अर्थात ये वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ की जो दूरियां हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये है तो समद्विभाजित है, वरना नहीं है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC का मध्य बिंदु होगा, ये जो O है ना, O, ये AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये AC का मध्य बिंदु होगा और यही जो O है ये BD का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं भैया कि विकर्ण समद्विभाजित करने की स्थिति का मतलब होता है कि विकर्णों का मध्य बिंदु जो है O, वो AB का भी मध्य बिंदु, BD विकर्ण का भी मध्य बिंदु होना चाहिए और AC विकर्ण का भी। अच्छा मुझे पता है AC का मध्य बिंदु अर्थात x1 x2 y1 y2 कह सकते हैं। AC के मध्य बिंदु का x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। अच्छा
AC के लिए हम x1 प्लस x2 मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 1 है, x2 x है, तो 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 बटे 2, 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर, ये जो मध्य बिंदु है O, ये BD का भी है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 अर्थात 3 प्लस 4 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 अर्थात 5 प्लस y बटे 2 बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सॉल्व करो, ये है हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4 और 8 2 6 2 8, 8 को 4 से 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 4 3 7 बटे 2, 5 प्लस y बटे 2। देखो बच्चों, दोनों ही निर्देशांक अगर बराबर है तो x वाला गुणांक x के गुणांक के बराबर होगा, y वाला गुणांक y के गुणांक के बराबर होगा। अतः मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स बटे 2 का मान 7 बटे 2 के बराबर होगा, 2 से 2 गया, यानी 1 प्लस एक्स का मान 7 के बराबर होगा, यानी x का मान 6 होगा। क्लियर। एंड हम कह सकते हैं 4 का मान 5 प्लस y बटे 2 के बराबर होगा। या इस 4 को एक काम कर लेते हैं ना बच्चों, 8 बटे 2 ही रहने देते हैं तो और आसान पड़ेगा। 8 बटे 2, 2 से 2 खत्म, हम कह सकते हैं 8 बराबर होगा 5 प्लस y के, अर्थात y का मान यहाँ से 3 होगा। और हमें x और y के मान निकालने थे, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x का मान क्या होगा, 6 होगा, और y का मान क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ना AB किसी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है आपको 2, -3। तो बिंदु A के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, B के आपको दे रखे हैं। अर्थात मैं आपसे कहूं कि सिंस O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, और अगर ये O वृत्त का केंद्र है बच्चों, तो AO का मान OB के मान के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बराबर बीच की दूरी का सूत्र लगा दो कि जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर होनी चाहिए क्योंकि रेडियस ही होगी, या फिर दूसरा आप ये लगा सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः O AB का मध्य बिंदु होगा, अतः O AB का मध्य बिंदु होगा। और अगर O AB का मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात x, y का मान बराबर होता है किसके, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 के। अच्छा, तो O के निर्देशांक तो हम ऑलरेडी दे रखे हैं 2, -3, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 कैपिटल X का मान है और -3 Y का। तो मैं कह सकता हूं 2, -3 जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं वो बराबर होंगे किसके, A के निर्देशांक x1 y1 हो गए और प्लस ये हो गया x2 y2, तो x2 1/2, यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस 4/2। दोनों निर्देशांक अगर बराबर हैं बच्चों तो हमें पता है 2 का मान होना चाहिए x1 प्लस 1/2 के बराबर, यानी x1 का मान होना चाहिए 4 - 1, यानी x1 का मान होना चाहिए क्लियरली 3 के बराबर। इसी तरीके से y1 प्लस 4/2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, -3 के, यानी y1 प्लस 4 का मान किसके बराबर होना चाहिए, -6 के, यानी y1 का मान कितना होना चाहिए, -10। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु A के जो निर्देशांक हैं, बिंदु A के निर्देशांक वो क्या क्या है, वो होने चाहिए x1, y1 अर्थात 3, -10। ये हमारे बिंदु A के निर्देशांक आ जाएंगे। तो आपके 7 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गए। तो आइए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि A और B दो निर्देशांक हमें आपको दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। तो एक दे रखा है -2, -2, दूसरा दे रखा है 2, -4। तो इनको बिंदु P इस तरीके से विभाजित कर रहा है कि AP का जो मान है वो 3/7 है AB के। तो आपको ज्ञात करना है कि वो बिंदु जो P है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और ये कह रहा है कि क्या रेखाखंड BAB पर स्थित है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इन दोनों बिंदु को मिलाकर के अगर हम एक रेखा खींचे और उस रेखा को किसी बिंदु P से इस तरीके से विभाजित करें कि जो AP का मान है वो 3/7 हो AB के, तो क्या ऐसी घटना पॉसिबल है कि वो जो बिंदु P है वो रेखाखंड के अंदर है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से एक अनुपात विभाजन का अनुपात निकाल लें, m अनुपात n का, और अंतः विभाजन का सूत्र लगा करके देखें और P के निर्देशांक हमें एग्जैक्टली फिट बैठ जाते हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई वो जो है उसके अंदर है। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमें ये लाइन दे रखी है AP बराबर 3/7 AB, और इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हटके है। AP बराबर 3/7 AB दे रखा है, ये 7 इधर भाग में उधर पहुंचेगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, अर्थात मैं कह दूंगा 7AP बराबर दे रखा है 3AB के दे रखा है। अच्छा ध्यान देखना, AB जो है वो दो भागों में डिवाइड है ना, AP और PB में। बताओ
ए बी जो है वो ए पी और पी बी में डिवाइड है, तो हम इस ए बी की जगह लिख सकते हैं भाई ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7AP बराबर 3AP प्लस पी बी। सॉल्व कर लो, 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। 7 इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB। ये आएगा यहाँ से 4AP बराबर 3PB। और अगर मैं आपसे कहूँ कि AP बटा PB बराबर कितना आ जाएगा 3:4, इस वाली बात को ध्यान देना। AP कितना है ये, PB कितना है ये, अर्थात इन दोनों का मान इतना है, तो मैं कह दूंगा AP/PB का जो रेशियो है वो आ गया 3:4। यानी मेरे लिए M/N का जो मान है वो कितना है 3:4। यानी मैं कह दूंगा M का मान तो 3 है, N का मान कितना है 4 है। ये बात मुझे यहाँ से क्लियरली दिखाई दे गई। मुझे P के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो चूंकि अंतः विभाजन की बात चल रही है, यानी अंतः विभाजन चेक करना है, तो अंतः विभाजन से क्या कहता है, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो x का जो मान है वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के बराबर। और तो यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान। m की जगह कितना आ गया 3 इंटू x2 कितना हो जाएगा b वाला, b के लिए कितना दे रखा है 2, प्लस n का मान हो गया 4 इंटू x1 कितना दे रखा है -2 बटे m प्लस n, अर्थात 3 + 4। और सॉल्व कर लो 6 - 8 बटा 7, और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं -2/7। यानी मुझे यहाँ से मिल गया कि x का जो मान है, यानी p के लिए x का मान कितना है -2/7। इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका y। तो y क्या हो जाता है, y होता है हमारा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से y निकाल लीजिए, m था हमारा 3, y2 कितना है -4 प्लस n है हमारा 4, और y1 कितना है -2 अपॉन 3 + 4। तो y का वैल्यू आ जाएगा -4 × 12 -8 बटा 7। तो y बराबर आ गया -20/7। तो कहते हैं हम कह देंगे बिंदु P के निर्देशांक, अतः P के जो निर्देशांक आ गए वो कितना आ गए भाई -2/7, -20/7। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लो, बिंदु P जो था वो इसको इस प्रकार से विभाजित कर रहा था कि AP बराबर 3/7 AB था। AB की जगह AP प्लस PB लिख दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अंतर विभाजन करना है, और अगर ऐसा हो पा रहा है तो निर्देशांक बताइए। तो हमने अंतर विभाजन के लिए बिंदु P अंतर बना लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके निर्देशांक x, y बना लिए। इसको 7 को इधर डिवाइड कर दिया, AP और AB की जगह लिखा AP प्लस PB, फिर अंदर मल्टीप्लाई करी, AP को AP की तरफ ले गए, AP बटा PB का अनुपात निकाला, जो मिला 3:4। इसी को हमने अनुपात n कह दिया, और फिर अंतर विभाजन का सूत्र लगाया, तो बिंदु P के x अक्ष मिल गया, फिर बिंदु P का y अक्ष का निर्देशांक मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु A है -2,2 और B है 2,8, और इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो उन 3 बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं आपको। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये AB है, इसको ना आपको मिड पॉइंट इसका निकालिए, तो AB का जो मिड पॉइंट आएगा बच्चों वो D आएगा। ध्यान से सुनना बस इस कॉन्सेप्ट को, ये भी थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। AB जो है इसका मिड पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूँ मध्य बिंदु, तो D आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूंगा कि AB का मध्य बिंदु D आएगा। अच्छा, क्लियर हो गया कि ये तो D है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके निकल जाएगा। फिर AD का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, तो ये AD का मध्य बिंदु निकल जाएगा। फिर ऐसे ही BD का मध्य बिंदु E है, तो ये निकल जाएगा मध्य बिंदु का निकल के। मतलब कहने का ये है कि AB का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु C है, और BD का मध्य बिंदु E है, तीनों के निर्देशांक निकल जाएंगे। ये हो गया मेथड 1। दूसरा मेथड कैसे निकालेंगे, बिंदु C के निर्देशांक x, y मान लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जिसमें अनुपात निकाल रहे थे सम त्रिभाजित वाला, यहाँ पे सम 1 2 3 4 सम 4 भाजित है, मतलब 4 भाग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं C बिंदु की बात करूँ अनुपात वाले सूत्र के लिए, अंतर विभाजन के लिए, तो लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 1 2 3 खाने हैं, तो अनुपात 1:3। ऐसे इसका अनुपात 2:2, इसका अनुपात 3:1, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके में से जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं यहाँ पे मध्य बिंदु वाले से करके दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिंस D AB का मध्य बिंदु है, D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसीलिए D के जो निर्देशांक हैं वो क्या आएंगे, x1 + x2 बटे 2 -2 + 2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, 2 + 8 बटे 2, अर्थात D के निर्देशांक आ गए। तो 0 हो गया, -2 + 2 खत्म, तो 0, 8 और 2 10, 10 बटे 2 यानी 5। तो D के निर्देशांक मुझे मिल गए 0,5।
क्लियर हो गया, पहले बिंदु के निर्देशांक मिल गए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर डी के निर्देशांक आ गए अब जा 0,5। अब जो डी है, ए डी जो है इसका मध्य बिंदु सी है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सी ए डी का मध्य बिंदु है, सी ए डी का मध्य बिंदु है, इसीलिए सी के जो निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 अर्थात -2 प्लस 0 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 2 प्लस 5 बटे 2। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा -2 बटा 2 माइनस का 1 5 और 2 7 बटा 2। तो सी के निर्देशांक आ गए माइनस के 1,7 बटे 2, तो इसके निर्देशांक आ गए -1,7 बटे 2। इसी तरीके से बच्चों ई जो है वो बी डी का मध्य बिंदु होगा, ये भी निकाल लेते हैं। सिंस ई बी डी का मध्य बिंदु है, और अगर ई बी डी का मध्य बिंदु है तो मैं क्या इसमें भी लगा दूंगा, ई के निर्देशांक क्या निकल के आ जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 0 प्लस 2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 5 प्लस 8 बटे 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, ई के निर्देशांक आ जाएंगे 2 बटे 2 यानी 1, 8 में 5 जोड़ो जरा, 8 और 2 10 और 3 13, 13 बटे 2। तो इसका मतलब है कि ए बी वाले को जो बराबर में 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं उनके निर्देशांक क्या क्या है, पहले के है -1,7 बटे 2 0,5 1,13 बटे 2। तो ये आपका क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सीट्स आपको दे रखे हैं 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, आप मुझे देख करके बताओ, अगर मैंने आपसे ए बी सी डी इसी क्रम में एक चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, तो इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, ए सी और बी डी। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो एरिया आएगा, या कह लो एरिया ऑफ ए बी सी डी, यह आएगा 1/2 गुणा ए सी गुणा बी डी। अर्थात मुझे इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ए सी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, बी डी चाहिए होगा। अब ए सी क्या है, तो भुजा ए सी जो होगी वो ए और सी के बीच की दूरी ही तो होगी, ऐसे ही बी डी जो होगी वो बी और डी के बीच की दूरी होगी। तो ए सी निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी के लिए ध्यान रखना बच्चों, ए और सी की बात चल रही है, तो x1 का मान हो गया 3, y1 का मान हो गया 0, x2 का मान हो गया सी वाले के निर्देशांक -1 और y2 का मान हो गया 4। तो ये जो है ए सी के लिए हो जाएगा। तो विकर्ण ए सी बराबर क्या निकल जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना, ए सी जो है वो ए और सी के बीच की दूरी है, ऐसे ही बी डी जो है वो बी और डी के बीच की दूरी है। तो ए सी बराबर आ जाएगा √x2 माइनस x1। x2 कितना है, -1 और x1 कितना है 3, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर आएगा √-3 -1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 यानी ये भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इस वाले 4 का स्क्वायर भी 16, माइनस का भी प्लस होता है और प्लस का भी प्लस ही होता है। 16 16 32, अंडर रूट में आ गया 32। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखे क्या, 32 को 4 अट्ठे 32 कर लेते हैं, 4 अट्ठे 32 है ना, तो इसको लिख लेते हैं 2√8 मात्रक। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए सी वाला जो विकर्ण था वो निकल के आ गया 2√8 मात्रक। इसी तरीके से अब निकाल लेते हैं बी डी, तो विकर्ण बी डी निकाल लेते हैं भाई, विकर्ण बी डी बराबर, इसके लिए भी सूत्र लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए x1 और y1 क्या क्या होंगे बच्चों, x1 y1 होंगे b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक क्या है 4,5 है, और x2 y2 होंगे इसके लिए d के निर्देशांक, d के निर्देशांक कितने हैं -2, -1 है। ठीक है, ये साइड में लिख लीजिएगा। तो बी डी का जो मान आ जाएगा वो आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस के 4 और 2 6 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसका भी 36। ठीक है,
जुड़ करके आ जाएगा 6 और 6 12 का 2, यहाँ से लगेगा 1, 3 3 6 एक साथ, अंडर रूट में 72। तो बी डी का मान आ गया अंडर रूट में 72। अच्छा, इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्या भाई? 8 से भाग करके देख लेते हैं, 8 नम 72 होते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 इंटू 8। तो 9 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा भैया 3 बाहर, और 8 का जो है 8 बचेगा। तो 3 अंडर रूट 8 मात्रक हमारा क्या आ गया? ये हमारा बी डी आ गया। ठीक है, तो बी डी भी आ गया और विकर्ण ए सी भी आ गया। और हमें पता है एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होता है? ए सी इंटू बी डी, इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू ए सी का वैल्यू कितना आया था? 2 अंडर रूट 8 मात्रक। तो ए सी का वैल्यू लिखिए 2 अंडर रूट 8 इंटू बी डी का वाला आया था 3 अंडर रूट 8। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 खत्म, अंडर रूट 8 इसका ऐसे लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 8 का स्क्वायर अर्थात 3 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो आंसर इज 24 मात्रक स्क्वायर, अर्थात एरिया ऑफ ए बी सी डी आ गया आपके पास 24। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.2 और आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा समाप्त हो जाता है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे अब हम, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। तो अगर आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री तो आप चैनल में सर्च कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री बाय क्रैक स्टडी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 10th में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।